यस बेटा, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस को, है ना। ये क्या सिचुएशन होती है बैलेंस्ड फोर्सेस के केस में और क्या सिचुएशन होती है अनबैलेंस्ड फोर्स के सिचुएशन में। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि फोर्सेस जो हम अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे वो पैरेलल ही होंगे या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अपोजिट डायरेक्शन मींस एंटी पैरेलल, आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल। ऐसा हमेशा तो नहीं होता। कैसे कि कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जब फोर्स कुछ एंगल पे एक्ट करेगा। फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मेकिंग सम एंगल। मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो, कि सपोज यू आर गोइंग ऑन अ बाइक और स्कूटी और बाइसिकल, और आप स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं, और स्ट्रेट रोड पे आगे जाके वॉल है और साइड में दो टर्न है, एक राइट में एक लेफ्ट में। तो आपको टर्न लेना पड़ेगा या तो राइट में या लेफ्ट में, जिधर भी आपको जाना है, आपका जो डेस्टिनेशन होगा। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, हैंडल पे फोर्स लगाना है। तो जो हैंडल आपने पकड़ा हुआ, तो देखिए दोनों तरफ से, दोनों हाथ से आप फोर्स लगा रहे हैं। तो एक फोर्स आपकी तरफ आ रहा है, ये राइट हैंड वाला, अगर राइट टर्न ले रहे तो लेफ्ट वाला दूर जा रहा है आपसे, और लेफ्ट टर्न लेंगे तो लेफ्ट आपकी तरफ आएगा, राइट। तो ये दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे ना ऐसे। लेकिन ये पैरेलल भी नहीं है, एंटी पैरेलल भी नहीं है, कुछ एंगल बनाते हुए हैं, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में, या आप घर में टेप को ऑन ऑफ करते हैं, टेप मींस नल को, जो अगर आप उसका ऊपर का जो रहता है उसको ऑन ऑफ करेंगे तो दोनों तरफ से पकड़ के उसको फोर्स लगाते तो वो दोनों एंगल पे लगते हैं फोर्स, है ना। तो ऐसी भी सिचुएशन होती है। ये हर क्लास, हालांकि इसमें क्या कंडीशन होती है वो हर क्लास में आपको पढ़ना है, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। लेकिन ये कि ऐसा ही नहीं है कि पैरेलल या एंटी पैरेलल लगे, कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में भी लगते हैं, ये बताने के लिए ये डिस्कस कर रहा हूं, है ना। चलिए अब हम दो एग्जांपल लेते हैं जो आपके पॉज एंड कोंडर में दिए हैं, दो क्वेश्चन, उनको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, a weight lifter lifts a barbell। वेट लिफ्टर जो उसको उठाता है उसको बारबेल बोलते हैं। वेट लिफ्टर लिफ्ट अ बारबेल, लिस्ट टू फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन द बारबेल। तो उस बारबेल पे कौन से दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। वेट लिफ्टर ने उसको उठा लिया ऐसे, तो कौन से दो फोर्स उस पर एक्ट कर रहे हैं बारबेल पे, है ना। आर दिस फोर्सेस बैलेंस इफ द वेट लिफ्टर कीप द बारबेल स्टडी। और अगर वो बारबेल स्टडी है, वेट लिफ्टर ने जो इसको उठाया वो स्टडी है, ना ऊपर उठ रहा है ना नीचे आ रहा है उसके वजह से, है ना। वो स्टडी उसने ऐसे बिल्कुल होल्ड किया हुआ उठा के। तो क्या उस स्थिति में क्या पूछ रहा है कि ये जो फोर्सेस है, दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, बैलेंस है या नहीं है। क्या आंसर होगा आप समझ सकते हैं, इजीली आप बता सकते हैं। अगर वो आपको डायग्राम में दिख ही रहा है उठाते हुए, है ना। तो क्या क्या लग रहा है, पहले तो बात करते हैं कि दो फोर्स कौन से हैं। तो पहला फोर्स तो कौन सा है, फोर्स अप्लाइड बाय द वेट लिफ्टर इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्या है, पहला कौन सा है, फोर्स अप्लाइड बाय वेट लिफ्टर इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक, दूसरा फोर्स कौन सा है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन बारबेल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, ये दो फोर्स है। और अगर वो स्टडी कंडीशन में है तो क्या है, यस दिस टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन बैलेंस टू ईच अदर, नेट फोर्स एक्टिंग इन दैट केस बिकम जीरो। क्या है, आर दिस फोर्सेस बैलेंस इन द वेट लिफ्टर, यस। क्या आंसर होगा, यस। These two forces are balanced because barbell is steady। ठीक है, बारबेल स्टडी है, मतलब वो रेस्ट में है, ना वो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो दोनों आपस में बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस फोर्स है। कैसे हैं, बैलेंस फोर्स है। बैलेंस फोर्स है तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो।
Net force acting on it will be zero. Net force acting on barbell will be zero. Net force on barbell will be zero. इज जीरो कह देता हूं मैं, है ना, शॉर्ट में। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू प्लेयर्स आर एंड एस आर पार्टिसिपेटिंग इन एन आर्म रेसलिंग मैच। पंजा लड़ाते ना, आओ पंजा लड़ाएंगे भाई, पंजा लड़ाना है। तो आर्म रेसलिंग मीन्स पंजा लड़ा रहे हैं, दो प्लेयर है ना, आर्म रेस है। ठीक है, एट द इंस्टेंट व्हेन द आर्म टिल्ट टू द फ्रंट डायरेक्शन, और आप डायग्राम में देखें तो आर्म टिल्ट टू द फ्रंट डायरेक्शन मीन्स आउट ऑफ द पेज टुवर्ड्स यू। ये बोर्ड की केस में अगर देखेंगे, इस बोर्ड को देखेंगे आप वीडियो में, तो आपकी तरफ आ रहा है ना, और बुक आपके सामने रखी तो बुक में भी वो आपकी तरफ आ रहा है। वो टिल्ट ये ऐसे है, एक का हाथ ऐसे, एक का हाथ ऐसे है। मैं आपको दिखाता हूं, ये दो है, तो ये ऐसे आपकी तरफ आ रहा है, ये टिल्ट होके आपकी तरफ आ रहा है, और ये आपकी तरफ आ रहा है, तो ये दूसरे का हाथ, ये पहले का हाथ है, ये इस तरफ आ रहा है, टिल्ट इन फ्रंट डायरेक्शन। आर द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द प्लेयर्स बैलेंस? तो पहला क्वेश्चन क्या है? आर द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय प्लेयर्स आर बैलेंस? क्या बैलेंस है? आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर आपका आंसर बता पाएंगे आप। मैं तो पूरा नहीं पढ़ूंगा, उससे पहले आपके मन में आंसर आ चुका होगा, आप लिख भी लीजिए अपनी कॉपी में। इफ नॉट, विच प्लेयर एक्सर्टेड द लार्जर फोर्स? और अगर नहीं तो कौन सा प्लेयर लार्जर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? कितना आसान क्वेश्चन है ना? यस, वेरी गुड, आपने आंसर ही निकाल दिया। ठीक है, नो, द फोर्सेस exerted by players are not balanced। बैलेंस नहीं है मीन्स कैसे है? अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है ना। और इफ नॉट, विच प्लेयर exerted the larger force? The as arms tilt to the front। आंसर लिखना तो प्रॉपर लिखने की कोशिश करो बेटा। एज आर्म टिल्ट टू द फ्रंट, कि जैसा कि आर्म कहां है? फ्रंट की तरफ टिल्ट कर रहा है। सो द प्लेयर एस इज, ऐसा नहीं लिखते अपन इसको, सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेयर एस इज larger than player B, प्लेयर आर एस है ना, दोनों समझ गए बेटा। तो पहली कंडीशन तो क्या होगी कि जब वो टिल्ट हो रहा है फ्रंट की साइड में, मींस फोर्स तो बैलेंस नहीं है, कैसे है? अनबैलेंस फोर्स है। और जब ऐसा है तो फिर किसने ज्यादा फोर्स लगा है, किसका लार्जर फोर्स है? तो नेचुरली क्योंकि टिल्ट हो रहा है आर्म्स किस तरफ? फ्रंट साइड में, देयरफॉर फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेयर एस इज लार्जर देन दैट ऑफ द प्लेयर आर। आर से ज्यादा जो फोर्स है वो किसका है? एस का है। ठीक है, तो ये पॉल एंड पोंडर की दोनों प्रॉब्लम अपनी सॉल्व हो गई। अगला टॉपिक क्या है अपना? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफन ओवरलुक बट ऑलवेज प्रेजेंट। ऑफन ओवरलुक बट ऑलवेज प्रेजेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अभी हमने बात की है, कई बार ये टर्म आ चुकी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? पता है ना आपको? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो एक फोर्स एक्ट करता है, नेचुरली अकरिंग फोर्स है, ये नेचर में रहता है। और वो कहाँ एक्ट करता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के अपोजिट एक्ट करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो ये बेसिक तो आपको पता है, लोअर क्लास में भी पढ़ा है। तो यहाँ देखते हैं अपन क्या सिचुएशन है ना। देखो यार, जो बुक में लिखा है पहले अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं, थ्योरी पार्ट को, उसी से समझते हैं। विद द फोर्स अप्लाइड बाय यू मेक द ऑब्जेक्ट मूव। क्या आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो उससे ऑब्जेक्ट मूव करेगा? क्या होगा?
बताइए, आप लोग सोचिए कोई ऑब्जेक्ट रखा है और उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो क्या मूव करेगा? अब इसका आंसर डिपेंड करेगा, है ना, ये आंसर डिपेंड करेगा कि आप फोर्स कितना लगा रहे हैं। क्योंकि आप बोले सर आप पे बोल रहे थे फोर्स ऑफ एक्शन और ये आप कह रहे हो नहीं मूव करेगा करेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि आप फोर्स कितना लगा रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय इज हाउ मच, आपने जो फोर्स लगाया उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा। क्या वो उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को काउंटर बैलेंस के लिए सफिशिएंट है या नहीं है, या उससे स्मॉलर है या ग्रेटर है ना। ये सिचुएशन आती है। अगर आपने जो फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट और जिस सरफेस पे रखा उसकी कांटेक्ट के बीच में, तो और आपने जो फोर्स अप्लाई किया वो लेसर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो ऑब्जेक्ट कभी मूव नहीं कर पाएगा। कम से कम आपको उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा उसको डिस्प्लेस करने के लिए, और उससे ग्रेटर लगाएंगे तो इजीली वो मूव करेगा। लेकिन वो मूव तभी तक करेगा जब तक आप फोर्स लगाएंगे। समझ गए? तो देखिए कैसे उतारा आ गया। ये बातें जो ऑलरेडी इसमें लिखी और मैं समझ नहीं है वो बोल चुका और बोल ही रहा हूं। और वो कब तक मूव करेगा? जब तक आप फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाना आपने छोड़ दिया तो क्या होगा? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करके ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि आपने फोर्स लगाना छोड़ दिया था उस पर। तो जितना फोर्स आपने उसको प्रोवाइड किया था काउंटर बैलेंस करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, उसके अकॉर्डिंग वो मूव करेगा। लेकिन अल्टीमेटली आपने फोर्स नहीं लगाया, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो अपना काम कर रहा है, वो हमेशा करता रहता अपना काम, वो कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि वो हमेशा दो ऑब्जेक्ट की कांटेक्ट वाली सरफेस पे एक्ट करता है। वहां किसी ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो नेचुरल फोर्स है, नेचर में रहता है, नेचुरली अकरिंग फोर्स है, वो नेचर में रहने वाला फोर्स है। तो वो एक्ट कर रहा है, इसलिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल हैं बुक में दिए हैं, आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन समझ में आ रही बात? ठीक है, तो देखिए विद द फोर्स अप्लाइड बाय यू मेक द ऑब्जेक्ट टू मूव। इसका क्वेश्चन अभी मैंने बता दिया कि डिपेंड करेगा। Many a times you might have experienced that on applying a force on an object it did not move and you had to apply a larger force to move it। मैंने बोला ना कि वो नहीं मूव करेगा अगर आपका जो अप्लाई किया हुआ फोर्स है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम है। और वो कब मूव करेगा? जब आप थोड़ा लार्जर फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ग्रेटर फोर्स अप्लाई करेंगे। कम से कम उसके इक्वल तो होना ही चाहिए, और ग्रेटर है तो इजीली आप मूव करने में एबल होंगे, उसको चलाने में सफल हो जाएंगे। ठीक है, Why is it so? Why is it so? है ना, ये क्वेश्चन यहाँ पे आया। ये क्वेश्चन के फिर आंसर क्या दिया? इट इज ड्यू टू, जो बात करी देखिए मैं समझा चुका हूँ, लेकिन फिर से रिपीटेशन हो रहा है, तो आपके लिए अच्छा रिवीजन हो रहा है एक तरह से। इट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन arising between the bottom surface of the box and the floor acting in direction opposite to the direction of force applied। कि कोई एक बॉक्स रखा है, उस बॉक्स को आप पुश कर रहे हैं तो बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, बॉक्स मूव नहीं कर रहा है। उस स्थिति में क्या हुआ? जो आपने फोर्स लगाया इट वाज लेस देन दैट ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन बॉटम सरफेस ऑफ द बॉक्स एंड द फ्लोर ऑन व्हिच इट इज प्लेस्ड। ओके, और जब वो मूव करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? यार आपने जो फोर्स अप्लाई किया वो उसके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है या उससे ग्रेटर हो गया, तभी वो मूव करना स्टार्ट करेगा। उससे पहले वो नहीं मूव करेगा जब तक कि आपका फोर्स लेस होगा इन कंपेरिजन टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उससे अगर कम है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से तो आप मूव नहीं करवा पाएंगे। कम से कम उसके इक्वल या उससे ग्रेटर होगा तभी वो बॉक्स मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, गॉट इट? समझ गया बेटा? अब यहाँ पे फिर कंडीशन है, मतलब वो इक्वल में तो क्या होगा? कांस्टेंटली मूव करेगा, बैलेंस होगा दोनों फोर्स। नेट फोर्स वो मूव करेगा कंटिन्यूअसली, आप इतना ही लगा रहे कि उसको काउंटर बैलेंस करता जा रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से, और ज्यादा लगा जाए तो वो वेलोसिटी को वेरी करवा के मूव करेगा, एक्सेलरेट भी कर देगा। तो डिपेंड करता है कि कैसा मैग्नीट्यूड है फोर्स अप्लाइड का अकॉर्डिंगली। पर कम से कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल तो होना ही चाहिए अप्लाइड फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑन व्हिच इट इज प्लेस्ड, जिस सरफेस पे रखा है ना। ठीक है बेटा, गॉट इट? The box will start moving when the force applied by you is of larger magnitude than the force of friction। देखो ये बात आ गई, मैंने कहा भाई। So that a net force act on the box in the direction of its motion। net force act है ना, यहाँ पे force आएगा, net force act on the box in the direction of motion। और जो net force लगेगा वो किधर होगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही होगा, क्योंकि जो आपने फोर्स अप्लाई किया बॉक्स पे और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट एक्ट कर रहा है। ये तो आपने फोर्स किया, ये फोर्स अप्लाइड है,
force applied and this is force of friction. ये एरो से भी बता दिया कि जो बड़ा ज्यादा एरो है वो ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स जो होगा वो किधर होगा, नेट फोर्स वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड में ही होगा क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर है देन दैट ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, ये कंडीशन थी। अब मैंने जो आपसे और बात की थी कि ये कब तक मूव करेगा, क्या आपने जो फोर्स अप्लाई किया बॉक्स पर मूव करने लगा और जो नेट फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड में है, अगर अब आप फोर्स लगाना छोड़ देंगे बॉक्स पे तो क्या होगा, बॉक्स मूव करेगा, करेगा या नहीं करेगा, बोलो 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 यार, क्या बात है, अरे मूव करेगा लेकिन परमानेंटली नहीं, थोड़ी दूर तक वो मूव करेगा, जितना आपने फोर्स एक्स्ट्रा था तो थोड़ी दूर तक वो मूव करेगा और अल्टीमेटली वो रेस्ट में आ जाएगा, रुक जाएगा, इट स्लोज डाउन एंड कम्स टू रेस्ट फाइनली। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो फिर भी एक्ट कर रहा है ना, वो तो लग ही रहा है, आपने फोर्स लगाना छोड़ दिया लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो अपना काम कंटिन्यूसली कर रहा है, वो परमानेंट काम करता है अपना, वो आपके जैसा आलसी नहीं कि यार कौन लगाए, वो हमेशा लगाता रहेगा फोर्स, वो अपना काम हमेशा करता रहेगा, वो कभी भी रुकता नहीं है, थकता नहीं है, रुकेगा नहीं थकेगा नहीं, है ना, हाँ वो वाली कंडीशन उसकी। अगर अगर आपको बॉक्स को मूव करवाना है कंटिन्यूअसली तो क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली यू हैव टू अप्लाई द फोर्स टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और टू काउंटर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को काउंटर करने के लिए आपको कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो बॉक्स कॉन्स्टेंटली मूव करेगा। समझ में आ गई बात, अदरवाइज वो रुक जाएगा। और क्या एग्जांपल हो सकता है कि सपोज आप साइकिल चला रहे हैं, यू आर राइडिंग ए बाइसिकल एंड यू आर पेडलिंग एक अच्छी स्पीड हो गई एंड देन यू स्टॉप पेडलिंग, तो क्या वो बहुत देर तक चलती रहेगी क्या, आप ब्रेक भी नहीं लगा रहे, ब्रेक नहीं लगा रहे रोकने के लिए, और आप सोचेगा मैंने पेडल लगा लगा के अच्छी स्पीड एक्वायर कर ली एंड यू स्टॉप पेडलिंग, तो क्या वो कंटिन्यूस चलती रहेगी, बताइए आप, होगा ऐसा, नहीं, वो कंटिन्यूसली नहीं चलेगी, एक टाइम के बाद क्या होगा, आप ब्रेक नहीं लगा रहे हैं फिर भी साइकिल रुक जाएगी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। क्यों, क्योंकि जो टायर है साइकिल के, टायर और सरफेस है रोड की, उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो एक्ट कर रहा है ना, अगर ये आप इधर जा रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन टायर्स और इन कांटेक्ट ऑफ सरफेस के अपोजिट दोनों टायर के लिए लग रहा है, तो एक टाइम के बाद वो रुक जाएगी साइकिल। ठीक है, ऐसे ही आप एक बॉल को लीजिए, उस बॉल को रोल करवाइए घर में या छत पे जाना हो, छत पे सरफेस पे रोल करवाना, तो रोल करेगी लेकिन एक टाइम के बाद वो रुक जाएगी। अब छत बोले सर कोई नहीं सर, वो तो वहां तक दीवार से ही टकरा के रुक गई, चलो छत पे मत जाओ, ग्राउंड में जाओ, अच्छे ग्राउंड में आप रोल करवा दो तो एक एक टाइम के बाद रुक जाएगी वो, क्योंकि वहां तो कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, तो आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं, तो आपने ग्राउंड पे उसको रोल करवाया तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो एक टाइम के बाद वो बॉल रुक जाएगी, आपने फोर्स लगाया अच्छा सफिशिएंट, वो ज्यादा दूर तक जाएगी ज्यादा फोर्स लगा दे, लेकिन अल्टीमेटली वो रुकेगी। क्यों, क्योंकि नेचर वाला जो फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो अपना काम 24 घंटे करता रहता है, वो अपना अपनी एक्टिवनेस उसने बरकरार रखी, वो एक्टिव है, और जब आपने बॉल को रोल करवाया तो क्या हुआ, ये बॉल रोल करके इधर जा रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर अपना लग रहा है और वो उसको रोक देगा एक टाइम के बाद। समझ गया बेटा, तो क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है कंटिन्यूअसली तो कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करना है टू काउंटर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसको काउंटर करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। समझ गए, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो हमेशा एक्ट कर रहा है और उसके कारण ऑब्जेक्ट रुकना ही है एक डिस्टेंस के बाद। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहा था कि ऑफन ओवरलुक बट ऑलवेज प्रेजेंट, कि जनरली हम ओवरलुक कर देते हैं लेकिन हमेशा ये प्रेजेंट रहता है, क्योंकि हम ये सोचते नहीं कि रुका कैसे, हमने तो कोई फोर्स अप्लाई किया नहीं रोकने के लिए ऑब्जेक्ट को, फिर भी रुका है, तो वो अपनी प्रेजेंस को दिखाता है। आप मतलब उसको निग्लेक्ट कर दो, ध्यान मत दो उसको, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं आप, लेकिन वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता रहता है, वो अपनी इंपॉर्टेंस आपको दिखाएगा ही दिखाएगा, इसलिए उसके हिसाब अपने को बनना चाहिए कि अपनी इंपॉर्टेंस हम दिखाएं जब जरूरत है ना, हम हमेशा चुप न रहें जब रिक्वायरमेंट, गलत के लिए नहीं, मतलब कोई गलत अगर हो रहा तो उसके लिए तो बोलना है ना, यहाँ गलत सही की बात नहीं है, मजाक वाली बात, लेकिन ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपनी प्रेजेंस को हमेशा दिखाता है बेटा, ऑलवेज इट इज प्रेजेंट। ओके, अभी हमने जो पढ़ा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, तो इसमें एक और कंडीशन देख लीजिए कि फॉर फोर्स अप्लाइड एन ऑब्जेक्ट, अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स,
सम अदर फोर्सेस आर आल्सो प्रेजेंट, कि जैसे एक एग्जांपल ये बॉक्स है, एक कोई ब्लॉक है या बॉक्स है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। अब इस पे एक तो फोर्स आपने अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स, और उसके कारण काउंटर करने के लिए, किसको काउंटर करने के लिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, दैट इज एक्टिंग अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस फोर्स, सम अदर फोर्सेस आर आल्सो एक्टिंग। कौन से अदर फोर्सेस हैं? एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज ड्यू टू वेट ऑफ दैट बॉक्स। उस बॉक्स का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एक्ट करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ओके, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और ये जो सरफेस है जिस पे बॉक्स रखा है या ऑब्जेक्ट रखा है, दिस विल आल्सो एक्सर्ट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द बॉक्स, रिएक्शन के फॉर्म में। वो कौन सा फोर्स कहलाता है? नॉर्मल फोर्स। जो सरफेस है ये भी तो इस पे फोर्स लगा कि, और वो फोर्स कैसा है? कहलाता है नॉर्मल फोर्स, दैट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। एंड दिस टू फोर्सेस आर आल्सो बैलेंसिंग टू ईच अदर। मींस ये दो फोर्स बैलेंस कर रहे हो और ये दो भी आपस में बैलेंस करते हैं, तभी ऑब्जेक्ट जो है बैलेंस कंडीशन को सरफेस पे रखा होता है। अब और क्या सिचुएशन होती है वो डिटेल में हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी केवल आपको इतना समझना है कि केवल हम ये दो फोर्स नहीं ऐड कर रहे हैं। अगर बॉक्स को मूव करवा रहा है तो टेबल की सरफेस पे अगर मैंने एक बॉक्स रख दिया छोटा, उसको मूव करवाया, तो केवल दो फोर्स नहीं थे कि अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसके अलावा दो फोर्स और एक्ट करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स। ये भी आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ये भी फोर्स साथ में ही होते हैं, तो ये सारे एक साथ एक्ट कर रहे हैं। ये दो आपस में बैलेंस कर रहे हैं और ये दोनों आपस में बैलेंस कर रहे हैं, और इसलिए बॉक्स जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है। ठीक है, डिटेल इसका हायर क्लास में, आपको इतना नहीं। और ये भी आपका कुछ सिलेबस का पार्ट नहीं है, केवल समझने के लिए कि अपार्ट फ्रॉम दिस टू मोर फोर्स आर एक्टिंग, दैट इज दीस आर आल्सो बैलेंस फोर्सेस। ओके, बैलेंस कंडीशन के फोर्स हैं वो भी। ओके, जस्ट बेटा अब हम डिस्कस करने वाले हैं, दो एक्टिविटी दी है। देखिए एक्टिविटी 6.1 लेट अस इन्वेस्टिगेट, उसके बाद आएगी 6.2 लेट अस मेजर, है ना। तो पहले हम लेट अस इन्वेस्टिगेट, क्या कंडीशन है इसमें, क्या कहा है कि आप 4 कॉइन्स लीजिए, 10 रुपीज बोला है, कोई से भी ले लो, 10 रुपीज, 2 रुपीज, 1 रुपीज, 4 कॉइन्स लेना है, उसका स्टैक बनाना है। कैसे? उन चारों एक के ऊपर एक रख के टेप से उसको टाइट कर दीजिए। एक रबर बैंड लेना है आपको, ठीक है, उसके बाद एक रबर बैंड लेना है, और क्या करना है, वो जो कॉइल्स का स्टैक है, मैं आपको इस बोर्ड पे पूरा दिख ही रहा है, देखिए बुक में जो दिया है वो पूरा ऐसा ये कॉइन का जो स्टैक बना हुआ है। और रबर बैंड लिया आपने, तो एक रबर बैंड है तो आपको दो पोजीशन फिक्स करना है उसको। रबर बैंड को फिंगर और थंब के बीच में ऐसा फिंगर और थंब को फंसा दिया और ऐसे फिक्स कर दिया, और हॉरिजॉन्टल सरफेस लेनी है। अब इसमें कहा है कि 4 डिफरेंट सरफेस है। वुडन टेबल टॉप ले लीजिए, एक सीमेंटेड फ्लोर ले लीजिए, फिर एक लेमिनेटेड सरफेस ले लीजिए। लेमिनेटेड जो होती है ना, जैसे लेमिनेटेड में सनमाइका वाली टेबल सरफेस ले ली, और दूसरा टाइल फ्लोर या मार्बल फ्लोर, है ना, मार्बल वाली सरफेस ले लीजिए आप, टाइल सरफेस जिसमें टाइल्स लगी वाली सरफेस। तो ये इनके सबके स्मूथनेस अलग अलग होगी। कारण ये है कि हर जगह अपने को अलग अलग एक ही चीज को रिपीट करके देखना है, और अपने को इन्वेस्ट है, इसे कहा लेटेस्ट इन्वेस्टिगेट। तो आपको क्या करना है, देखिए क्या होगा कि आप वो जो रबर बैंड है वो फिंगर और थंब में ऐसे फंसा लिया आपने, यहाँ एक तरफ थंब है आपका और एक तरफ फिंगर है ना, ऐसे करके हाथ से फंसा रखा है, ठीक है, इसको स्ट्रेच कर दिया है। अब ये जो कॉइन है वो यहाँ पे रखना है रबर बैंड के साथ में, और उसको फिर पीछे तक खींचना है। तो वो ऐसे देखिए सिचुएशन दे रखी, एंड में आपको डायग्राम दिखेगा, ये कॉइन का स्टेक है, तो ये एक फोर्स लग रहा है कि दूसरा फोर्स इधर है ना, ये ए और बी, तो आपकी फिंगर की पोजीशन है, सी जो है वो उसको खींच के ले गए। अब इस स्थिति में क्या, जब खींच के ले जा रहे हैं तो क्या होगा, कॉइन को उधर पीछे ले गए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ एक्ट कर रहा है और इधर अप्लाइड फोर्स एक्ट करेगा, जो रबर बैंड उसको पुश करेगा। अब ये आपको इसको खींचा है आपने और उसको छोड़ दिया, तो अब आपको यहाँ मार्क कर लिया आपने, ये पॉइंट आपके फिक्स रहेंगे, है ना। चारों सरफेस के लिए पॉइंट फिक्स रखना पड़ेंगे आपको, कि एक पर्टिकुलर पोजीशन से आपको रखना है। और उसके बाद आपको जब इसने रिलीज किया तो कॉइन यहाँ से मूव करेगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो रुक जाएगा। तो वो कहाँ जाके रुका वो मेजर कर लीजिए, कितनी दूरी पे जाके रुका है, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना दूर जाके रुका है, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को आपको जो 3 और सरफेस है उन पे भी रिपीट करना है, समझ गए बेटा। उनको 3 और सरफेस जो दी हैं उन पे भी रिपीट कीजिए। कौन सी 3 सरफेस, एक तो वुडन टेबल टॉप हो गया है, सीमेंटेड फ्लोर पे ले लीजिए, फिर जो लेमिनेटेड सरफेस है उस पे ले लीजिए, और फिर मार्बल वाली सरफेस या जो टाइल सरफेस है उस पे ले लीजिए।
चारों में आप इसको रिपीट करके देखिए इस प्रोसेस को। तो कॉइन को रबर बैंड में लगाया, खींचा और छोड़ दिया। तो क्या आप ऑब्जर्व करते हैं जो ये कॉइन मूव करके जाता है तो किस केस में वो लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करता है? समझ पा रहे हैं? किस कंडीशन में चारों सरफेस का आप देख लीजिए, हर सरफेस के लिए आप अपना ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिए, तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आप। और आप देखेंगे कि कुछ केसेस में वो ज़्यादा दूरी तय करता है, कुछ केसेस में कम दूरी करता है। ज़्यादा दूरी तय कर रहा है उसकी वेलोसिटी स्लो होने में टाइम लग रहा है, स्लोली वो रिड्यूस हो रही है जीरो तक, और कुछ केस में एकदम से जीरो हो जाती है ना? तो इससे क्या आप कंक्लूजन कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा, मैंने कहा ना, ऑलवेज इट शोज इट्स प्रेजेंस, वो अपनी उपस्थिति हमेशा दर्ज करवाता है, और वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है यहाँ पे। उसके बाद लेटस मेजर करके एक एक्टिविटी दी है, मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में बता दिया, आप पढ़ोगे सब। यही जो मैं बोल रहा हूँ वो शॉर्ट में, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ सारी चीजें जो लिखी है वो आ गई है आपके इसमें, मेरे एक्सप्लेनेशन में सारी चीजें आ गई। अब दूसरी एक्टिविटी में क्या कहा उन्होंने, एक ब्लॉक, वो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, लेटस मेजर करके देखो, आपको बोर्ड पे दिख रहा है यहाँ पे, है ना? तो उसमें क्या है, एक ब्लॉक दिया है आपको, वुडन ब्लॉक, और उसको स्प्रिंग बैलेंस का हुक उसमें अटैच कर दिया है, और दूसरा हुक जो स्प्रिंग बैलेंस आपने फिंगर में लगाया उसको पुल कर रहे हैं। अब इसको भी आप पुल करेंगे तो वो रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस की क्या बताएगी? अगर ब्लॉक नहीं मूव करता है तो क्या बता रही है, क्या मेजर करके दे रही है आपको? आप खुद आंसर कीजिए, मैं तो बता ही दूंगा, आप खुद समझदार हैं, अगर नहीं मूव कर रहा तो आप समझ पा रहे हैं। यस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना। अब वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेजर इसमें भी होगा। अब ये अलग अलग केसेस में हम मेजर कैसे कर पाएंगे देखिएगा। एक केस तो है कि आप मूव नहीं कर रहा, फिर आपने फोर्स को बढ़ाया वुडन फोर्स पे, उसको देखिए। अब इसको जो मूव करवा रहे हैं तो इसको भी एक पर्टिकुलर पॉइंट बना दिया, और वहां से कितना मूव कर रहे हैं उसकी रीडिंग नोट कर लीजिए। फिर इसी एक्टिविटी को फिर रिपीट कीजिए वन बाय वन, तीनों डिफरेंट सरफेसेस और जो बची हुई है। सेकंड वन आपकी सीमेंटेड फ्लोर पे भी उसको रिपीट कीजिए। फिर आपको लेमिनेटेड सरफेस पे इसको मूव करवाना, ब्लॉक को, है ना, वुडन ब्लॉक जो रखा उसको। और लास्ट में आपको टाइल सरफेस या मार्बल वाली सरफेस, उस पर भी आपको स्पिन बैलेंस अटैच की उसको पुल करना है। हर केस में आप रीडिंग को नोट डाउन कीजिए, और आप कंपेयर कीजिए, दोनों एक्टिविटी हैं और दोनों एक्टिविटी का कंपैरिजन निकालिए। तो आप क्या पाएंगे यहाँ पे बेटा, क्या है, अल्टीमेटली स्पिन बैलेंस की रीडिंग जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मेजरमेंट तो देगी आपको, है ना? अब वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस एक्सटेंट तक एक्ट कर रहा है वो आपकी इस एक्टिविटी से भी समझ में आएगा कि ये लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा तो कॉइन विल cover the larger distance, velocity reduces slowly, distance traveled is greater, and force of friction अगर larger है तो उसका जो velocity जल्दी से reduce हो जाएगी, at faster rate it reduces to zero, and then उस केस में क्या होगा, distance traveled will be also smaller। ठीक है, तो इससे आप समझ पा रहे हैं ना बात को। ये क्वेश्चन भी उसमें एक्टिविटी में पूछे, उनके आंसर भी मैं बता दिया हूँ आपको, है ना? आंसर भी आपको समझ में आ गए होंगे, है ना? तो ये सब कंडीशन, और ये अल्टीमेटली मेजरमेंट किसका कर रही है आपके लिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मेजरमेंट मिल जाता है इससे हमें। गॉट इट? लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल क्या तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉलर है, स्मॉलर डिस्टेंस ट्रेवल क्या तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर है उसके इसमें एप्लाइड फोर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये एक्टिविटी से भी आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की प्रेजेंस। ठीक है, एंड हाउ इट कैन बी मेजर्ड, क्योंकि लेट अस इन्वेस्टिगेट एंड लेट अस मेजर, ये दो एक्टिविटी है। तो इससे आपको पूरा मेजरमेंट भी समझ में आएगा कि हाउ वी कैन मेजर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है।